अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आइए हम आपको एक बड़ी दुख भरी कहानी दिखा रहे हैं। एक हकीकी कहानी एक बुज़ुर्ग ख़ातून की जो कि आंखों से नाबीना है और उसका बहू बेटा और उसके साथ क्या जुल्म करते हैं। रिक्शा रोका, उसमें बिठाया अम्मा जी को कि बारिश में ना भीगे। हम पीछे बाइक पे ना, तो अम्मा जी मैं जहाँ पे गए, अम्मा जी कहती है मैं बदामी बाग रहती हूँ। वो मैंने सताउंदी है जान जान के, कभी मेरे बाल पुटेगी, कभी कुछ करेगी। मगर इसकी शायद थोड़ी गैरत जिंदा थी कि इसने मारा नहीं, सड़क पे छोड़ गया अपनी माँ को। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार इनसे ले जाए, इनकी दुआएं ने सब कुछ मिल जाएगा। और अगर कोई खर्चे का मसला है 5-10 हज़ार रुपये का, वो मेरे से ले ले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, आज की कहानी इंतहाई ज़्यादा अफसोसदेह है और जब मुझे इस कहानी का पता चला तो मेरा तो दिल तकलीफ़ से फट चुका था। लेकिन चूँकि ये सोसाइटी का एक ऐसा पहलू है जिसे हर सूरत लोगों तक पहुँचाना है। एक बुज़ुर्ग मुअम्मर ख़ातून है जो कि आँखों से महरूम है, वो देख नहीं सकती। 3 से 4 रोज़ कबल इनको एक शख्स रोड के ऊपर छोड़ जाता है। लाहौर के अंदर एक जगह है जहाँ पर लड़के अक्सर रात के वक्त बैठे होते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। वहाँ पर इस खातून को एक शख्स छोड़कर चला जाता है। उसके बाद थोड़ा वक्त गुजरता है, जो लड़कों का ग्रुप वहाँ पर बैठा है उन्होंने इस खातून को देखा, इनसे जाकर पूछा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। उसके बाद उन्होंने इन्हें अपनी तहवील में लिया, कोशिश की कि इन्हें पनाहगाह के अंदर जमा करवाया जाए जो कि दादा दरबार पर वाक़ है। लेकिन पनाहगाह की जो इंतज़ामिया उसकी जानिब से मना कर दिया गया कि वो इस केस को रजिस्टर नहीं कर सकते और ना ही इस बुजुर्ग खातून को अपने पास पनाह दे सकते हैं। उसके बाद क्या वाक़या पेश आया है और इस बुजुर्ग खातून की जो कहानी है वो क्या है, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमजा भट्ट हमारे पास मौजूद हैं। ये वो भाई हैं जिन्होंने इस मुअम्मर खातून को रात गए काली रात के अंदर उठाया, शदीद बारिश के अंदर इनको खाना खिलाया, उसके बाद जो इनकी रिहाइश है उसको बंदोबस्त किया। ये किस दिन का वाक़या है और दास्तान क्या हुई? सबसे पहले तो बुरहान आपका बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम जितने भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा सीन ऐसा हुआ, बुरहान की रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था। हम एक चौक में बैठे हुए थे, एक फूड पॉइंट है, तो हम अक्सर कोई मीटिंग्स वगैरह करनी हो कोई दोस्तों ने, तो रात को फ्री टाइम में सब अपने काम से वहाँ पे बैठ जाते हैं आके। तो अभी परसों रात को हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो फुल तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम बल्कि वेट कर रहे थे बारिश रुके तो घरों में जाएं। तो हम एक शेड के नीचे खड़े होकर वेट कर रहे हैं। एक बंदा आता है, माँ जी को बाइक पे उतार के तो चला जाता है। तो हमने कहा यार बाजार है, फूड पॉइंट्स हैं, कुछ खाने पीने के लिए लेने गया होगा। हमने ना माँ जी को कहा चेयर पे बैठ जाए, तो हमने माँ जी को चेयर पे बिठा लिया। 12 साढ़े 12 रात का 1 बजे का टाइम हो गया। तो हम बड़े परेशान हो गए, लोग इकट्ठे हो गए कि कौन है। हमने लोगों से वहाँ पे पूछा कि यार ये किसी की यहाँ पे जानने वाली है, कोई मेहमान आई हुई है, किसी की कोई जानने वाली है तो देखो कौन है। तो मतलब सब ने कहा कि हम नहीं जानते, हम पहली दफ़ा यहाँ पे देख रहे हैं। तो मतलब उससे जाहिर ही हुआ कि बंदा वो जानबूझ के वहाँ पे छोड़ के गया, जो उतार के गया जिसको हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद हमारे में हम तो इस काबिल नहीं है कि किसी की हेल्प कर सके, मगर थोड़ी सी गैरत जागी सबकी। तो हमने सोचा कि इनको अब कुछ करना चाहिए। बारिश में तो अल्लाह माफ़ करे, इतनी कम अज़ कम इनकी 80 साल एज होगी इस टाइम, तो इन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है। हमने सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी, और हमारा राइट भी बनता है कि कोई मसला हो 15 पे कॉल करें। हमने 15 पे कॉल की और उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि मंगन वाले होंगे ने, ये वो ट्रेंड चल रहा है तो तुसी इन्होंने दरबार छड़, मतलब मुलाजिम आए हैं हमें ये कह रहे हैं तुसी दरबार छड़ो है, मंगन मुंगन वाले लोग होंगे ने, हले आएगा तुहाडे पिछों ले जाएगा आगे पैसे पूसे। तो हमें ना उसकी बात गवारा नहीं की कि ये क्या बोल रहा है यार, अगर हो भी तो हमें तो हेल्प करनी चाहिए ना इस टाइम, वो जिस टेंशन में बैठी हुई है। तो वो चला गया, कहता जी तुसी पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हो, तुसी इंज करो रात का टाइम है, अम्मा जी नूं घर रख लो। मैंने कहा यार अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरे पे नाम आएगा, तो मुझे लिख के दे दे कि पुलिस वाले कह रहे हैं फलां बंदा है, उस बंदे का नाम शहजाद था, कि कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी गारंटी पे कह के क्यों घर रख लो। मैंने कहा मेरी माँ जैसी है, मुझे कोई मसला ही नहीं है, मैं इनका खर्चा उठाने के लिए घर में रखने के लिए तैयार हूँ। अगर ना होता तो सारे लोग वहाँ से भाग गए, जब इनका मसला हुआ ना तो मैं अकेला वहाँ खड़ा रहा, तो मैं वहाँ से भाग जाता मैं भी। तो वो पुलिस वाले तो चले गए खैर टरहाट रू के। अम्मा जी से हमने बातें की, अम्मा जी को दिखाई नहीं देता ये नबीना है। तो हम बड़े परेशान क्या करें, हमने अलबत्ता एक रिक्शा रोका, उसमें बिठाया अम्मा जी को कि बारिश में ना भीगे। हम पीछे बाइक पे ना, तो अम्मा जी मैं जहाँ पे गए, अम्मा जी कहती है मैं बदामी बाग रहती हूँ, मैं क्रीम पार्क रहती हूँ। हमने मतलब कि ना 2 से 3 घंटे घूमते रहे लेके, लोगों के दरवाजे नोक किए जाके कि अम्मा जी आपको जानती हैं, किसी ने नहीं पहचाना। फिर
15 पे कॉल किए, फिर वो कहें जी सुबह लेके आना, घर रख लो, सुबह आना घर रख लो। फिर मजबूरन हमने एसपी सिटी को कॉल की मैंने, तो क्योंकि कुछ मेरे दोस्त भी साथ थे इनका जर्नलिज्म से ताल्लुक है, मेरा खुद भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है, तो मैंने एसपी सिटी साहब को कॉल की। उन्होंने बड़ा फ़ौरन एक्शन लिया और उन्होंने शफीकाबाद कॉल की। डीएसपी साहब जो वहाँ पे गयास शेख साहब हैं, उन्होंने भरपूर एक्शन लिया, और जो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं, क्या नाम है उनका, ताहिर भाई, वो आए और उन्होंने हमें साथ लेके गए। और शेल्टर होम वाले जो हमें पहले रखने के लिए वहाँ पे रख नहीं रहे थे माँ जी को, मेरी एक वीडियो भी बड़ी वायरल होगी जो मेरे दोस्त ने बनाई। लारी अड्डे वाले शेल्टर होम का मैं दरवाजे नॉक कर रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने लॉक किए हुए। मैंने कहा यार खुदा के लिए माँ जी को रख लो, बाहर लिख के लगाया हुआ है बेसहारा लोगों के लिए, यार शेड के नीचे रख लो, हम साथ बैठ जाते हैं, हम इन्हें खिला भी देंगे, इनके कपड़े भी चेंज करवा देंगे, आप एक रात के लिए रख लो, सुबह में इनका कोई मसला हल करवा दूंगा, रात के 1:30 बजे का टाइम है। तो उन्होंने कहा जी जाओ जाओ, गार्ड ने भी ये बात कहा कि हम मालिक बॉस ने मना किया हुआ, आप ले जाएंगे, आप लारी अड्डे ले जाएं, आप बदामी बाग ले जाएं, आप उधर ले जाएं। मतलब कि यार अगर हम साथ ना हो तो वो अकेली बंदी कहाँ जाए, उसके बाद तो किराया ही नहीं है, वो कैसे जाए रात के 1:30 बजे। फिर अलबत्ता हमने फिर रक्षा करवाया, हम ले गए दरबार, वहाँ वेट किया, ताहिर साहब आए, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने नोक शोक किया, और उन्होंने फिर जाके अंदर जो बड़ा अच्छा वहाँ का जो था मैनेजर, उसका नाम मुझे अब नहीं याद आ रहा, हसीब शायद नाम है, दरबार वाले जो ब्रांच है, फिर उन्होंने वो सारी स्टोरी बताई। वो बंदा अच्छा था, मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ कि यार उसने रखा, पहले हम जलील होते रहे, मगर बताने का मकसद ये है कि हर दफ़ा ऐसा होना पड़ेगा, हमें एसपी को बताना पड़ेगा, हमें सिफारिशें लड़ानी पड़ेंगी। अगर ये अकेली होती तो ये कैसे पहुँचती वहाँ पे महफूज जगह पे। अच्छा हमजा ने, कि आपकी बात से मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि शेल्टर होम वाले जो हैं इस तरह बेसहारा लोगों को रखने के लिए तैयार नहीं है, आपने रेफरेंस लड़ाया, कोशिश की, और उसके बाद जाके सारा मामला हुआ, एक रात वहाँ पे स्टे हो गया, उसके बाद क्या होता है? सर उसके बाद स्टे हो गया, हमने मैनेजर को कहा हुआ था कि सर हम सुबह ले जाएंगे, तो सुबह में कॉल्स आने लगी कि भाई आ जाओ, अम्मा जी का क्या करना है। मुझे ताहिर भाई की भी कॉल आने लगी, क्योंकि वो रेफरेंस पे आए थे, उनका केस नहीं था ये, वो उनको वो एसपी साहब की जानिब से भेजा गया ना, तो अलबत्ता वो बहुत अच्छे बंदे थे। रात के 1 बजे बारिश में आए, हालांकि उनकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी 12 बजे, और वो अपनी हदूद के बाहर चले हमारे से। बाकी टिब्बी सिटी से कुछ मुलाजिम आए, वो कहते जी साड़ी हदूद नहीं, शफीकाबाद ले जाओ, लारी अड्डे ले जाओ, वो अपनी हदूद से बाहर, सलाम है आपको, वो हमारे साथ आए, उन्होंने रखवाया। फिर सुबह उनकी मुझे कॉल आई कि बाटी यार क्या करना है, उनका देखो या उनको थाने में जमा करवाओ, ताकि प्रॉपर इसको आगे केस लेके चला जाए, क्या सीन है, ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो, कल कोई ना कुछ हो जाए। तो फिर हम इनको मैंने फिर दोबारा एसपी साहब को कॉल की, और जो गयास शेख साहब एंड डीएसपी शफीकाबाद, उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा ताउन किया। एक मैसेज पे मुझे वो कॉल करते थे, अप्रिशिएट किया उन्होंने मेरी सारी टीम को, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप इनको थाने में जमा करवा दो। थाने में जमा करवाया इनको, जो दरबार के एसएचओ हैं यासिर भाई, उन्होंने इनको खाना भी खिलाया वहाँ पे बैठ के, इनकी खिदमत भी की, इनसे हंसी मजाक भी किया, इनसे जानने की कोशिश भी की, और आखिरकार उन्होंने ईथी वालों के पास आके जमा करवा दिया। उससे पहले हमने काफ़ी एनजीओ से भी रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी कोरोना चल रहा, हम नहीं रख सकते, तो कोरोना के बाद लाना। तो उनकी मेहरबानी है कि इनकी वजह से अम्मा जी एक महफूज जगह पे पहुंच चुकी हैं, और हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अम्मा जी की तस्वीर को छपवा के जिस जगह पे ये इलाकों के नाम बता रही हैं, क्योंकि ये गलत बता रही हैं, ये मेंटली भी थोड़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि बार बार जिक्र करती हैं मेरी जेडी नूह है कुटदी सी। रिसेंटली भी जैसे इस्लामाबाद में पिंडी में वाक़या देखना है, कोई समझ से बाहर अपनी माँ को मार रहा है बंदा, यार समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो इसी तरह ये भी सीन लग रहा है कोई, मगर इसकी शायद थोड़ी गैरत जिंदा थी कि इसने मारा नहीं, सड़क पे छोड़ गया अपनी माँ को। तो जो भी इसका कोई फैमिली से कोई देख रहा है, कोई बेटा देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार इनसे ले जाए, इनकी दुआएं लें, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर कोई खर्चे का मसला है 5-10 हज़ार रुपये का, वो मेरे से ले लें, इनका खर्चा चाहिए हो, मैं तैयार हूँ, 10, 15, 5 हज़ार जितना भी आता है मैं दे दूंगा, मगर इनको घर में रख लें। इनकी जो भी बहू देख रही है, खर्चा इनका मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, ये हमजा भट्ट साहब थे जो कि इस बुजुर्ग खातून की और ख़ासकर उस काली रात की कहानी सुनाते हुए जो आप दीदा हुए हैं। कोशिश करते हैं कि माँ जी से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक है। अच्छा माँ जी, उस दिन दसो जरा की वाकया पेश आया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਸੋ? ਕੀ ਬਣੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਵੇੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇੜਾ ਚੰਗਾ ਧੀਏ ਆਪਣਾ ਵੇੜਾ ਬਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ,
ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਸੀ? ਆਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇਗੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ, ਕਦੀ ਬੁਆ ਹੈ ਮਾਥਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆ ਲੈਟੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੈਟੜੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਥਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੈਟੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੁਆ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਖਾਂਦੇ ਸੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਘਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ? ਹੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਉਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਾਸਾ ਵੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2-3 ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 3 ਰਸਾਨਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਦਵਾਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ? ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਮਾਂ ਜੀ? ਰਕਸਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਹੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ फिर जावांगे घर। नाज़रीन, इस बुजुर्ग खतून की दास्तान आपने सुनी है। 70 या 80 साल इनकी उम्र लगती है और आंखों से महरूम है, ये बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और उनकी जानिब से बताया गया है कि जो इनकी बहू है वो इन पर तशद्दुद करती थी और बेटा बेचारा जो है वो इनका बेबस है। बहरहाल मैं इनके बेटे को भी मुखातिब करके ये बात कहना चाहता हूँ कि जो अमल उनकी तरफ से किया गया है वो इंतहाई ज़्यादा अफसोसदेह है और उनको शर्म करनी चाहिए कि अपनी बुजुर्ग माँ को उस तारीक रात और ख़ास तौर पर वो जो तूफ़ान की रात थी उसके अंदर ये रोड के ऊपर छोड़ गए। तो मेहरबानी हमजा जैसे भाई जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं और लोगों का एहसास करते हैं और उनके लिए बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। ईडी सेंटर के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। जो ख़वातीन की इंचार्ज हैं मासूमा साहिबा भी हमारे साथ बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जब इन्हें यहाँ पर लाया गया तो उस वक्त ये जो हनीफा बीबी हैं जो बहुत ज़्यादा मुअम्मर हैं, ये किस हालत में थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुझे बताइएगा कि जब ये हनीफा बीबी यहाँ पर आई हैं तो उस वक्त इनकी हालत क्या थी? कपड़ों के मुतालिक बताएँ और इस वक्त की सूरत हाल में थी। बहुत ख़राब हालत थी, बिल्कुल यानी कि स्मेल आ रही थी, गंदे कपड़े पहने हुए, मिट्टी में हटी हुई थी, बालों पे भी मिट्टी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। फिर ये आई, इनको नहलाया धुलाया, वॉश करवाया, सब खाना वगैरह खिलाया इनको।
काफ़ी खस्ता हालत में थी ये जब आई हमारे पास। तो अब ये कहती क्या है कि इनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये बार बार अपनी स्टेटमेंट बदलती हैं, लेकिन एक बार ज़रूर बात जो है वो ज़रूर कहती हैं कि इनकी बहू इन पर तशद्दुद करती थी, इनको सताती थी, और पहले इन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये डायबिटिक हैं, इनको शुगर की मरीज़ हैं और इनको इनकी दवाई भी नहीं दी जाती। तो ऐसी कोई बात आपको बताई है उन्होंने? नहीं, इन्होंने ऐसी नहीं बताई। इन्होंने कहा कि मैं भीख मांग के अपने बहू और पोतों को देती थी, भीख मांग के लाती थी, शाम में जितने पैसे होते थे मेरी बहू मुझसे ले लेती थी। ये बात इन्होंने बताई है मुझे। तो अब ये बार बार किस चीज़ का जिक्र करती हैं? यहाँ रहना चाहती हैं, वापस आना चाहती हैं? कहती हैं बेटी के पास जाना है मुझे, बहू के पास नहीं जाना है। बहू बालों से खींच के मारती थी बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये कहानी आप सुन रहे हैं, हम नहीं जानते कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, अच्छे लोग भी बसते हैं, बुरे लोग भी बसते हैं, लेकिन मैं आप तमाम नाज़रीन की तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि जो माँ की अपनी औलाद से मोहब्बत होती है वो इंतहाई बेलौस है। माँ बिना किसी मफाद अपने बच्चों की खिदमत करती है, उनकी कफालत करती है, और जो सबसे बढ़कर बात है कि अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसका गला घोंट कर, उनको मार कर अपने बच्चों की जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करती हैं। बेटियों की जानिब से अच्छा रिस्पॉन्स यही देखने में आता है कि अगर ऐसे केसेस पेश आते हैं तो बेटियां अपने बुजुर्ग वालिदैन को, माओं को, बाप को अपनी तरफ ले जाती हैं और ससुराल का सारा प्रेशर हैंडल करने के बाद अपने वालिदैन की खिदमत करती हैं। लेकिन अफसोस उन बेटों पर है जिनकी पैदाइश के लिए माँ बाप जो हैं वो दिन रात दुआएं मांगते हैं और मन्नतें मांगी जाती हैं, लेकिन जब यही बेटे जवान होते हैं जिनकी ज़िंदगी भर माँ बाप ने बहुत ज़्यादा खिदमत की होती है, उनकी धूमधाम से शादी की जाती है, नाज नखरे उठाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही जो बहू हैं घर पर आती हैं तो बेटे अपने तेवर बदल लेते हैं। बहुत अफसोसदेह कहानी है, और लोगों से गुजारिश है कि वो लोग जिनके पास उनके वालिदैन मौजूद हैं, अभी वो हयात हैं, उनकी खिदमत करें, जन्नत कमाएँ। और ऐसे तमाम लोग जो हनीफा बीबी की तरह अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं, यकीन जानिए कि अल्लाह ताला का अज़ाब उनके लिए तैयार है और वो दुनिया